नमस्कार मित्रों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर चर्चा करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रा शेयर करें ताकि आप हमसे जुड़ सकें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसमें राइट क्या होगा? तो इसमें राइट होगा 4 नंबर ऑप्शन। क्या होगा? 4 नंबर है। यह सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह गलत बात है। हमारा उत्तर तो यही सही होगा, पर यह बात विकास के संबंध में सत्य नहीं है। तो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक पहले क्या है, सामान्य क्रियाएं करना सीखता है, उसके बाद वह कठिन क्रियाओं को करता है। जैसे बालक सर्वप्रथम चलना सीखता है, उसके बाद भी वो दौड़ना सीखता है। अगर इस सिद्धांत को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत को शिक्षण में अपनाया गया है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना। प्राय छोटे बच्चे क्या है, अपने परिवार में कोई भी आता है तो बच्चा या बालक सभी को पापा कहते हैं। धीरे धीरे उसके पश्चात बालक बड़ा होता है तो सिर्फ वह अपने पिता को ही पापा कहता है। तो यह विकास हर तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ज्यों त्यों बालक बढ़ता रहता है, अर्थात उसकी आयु बढ़ती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर क्वेश्चन। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष 2 से 7 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसमें राइट क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 1 नंबर राइट हो जाएगा। मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। ये अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चे क्या है, जिस बौद्धिक उपकरण को विकसित करते हैं उसे मूर्त सक्रियाओं की संज्ञा दी जाती है। यह अवस्था विकसित संज्ञान की अवस्था भी कही जाती है। नेक्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। मानव विकास की नहीं, यहाँ पे यह है किन। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, वंश, क्रम एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट होगा वंश, क्रम एवं वातावरण। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, वंश, क्रम एवं वातावरण। वंश, क्रम और वातावरण व्यक्तिगत विकास के 2 आधारभूत स्रोत माने जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक पौधे का वंशानुक्रम अगर देखें तो एक बीज में नीट होता है। उसके पोषण के लिए वातावरण से संबंधित मिट्टी, नमी, धूप एवं जल, वायु आदि की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हम एक गोभी के पौधे और एक टमाटर के पौधे के बीज बोते हैं। समान पोषण और वातावरण पाकर भी एक गोभी के पौधे से गोभी, टमाटर के पौधे से टमाटर उगेगा, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। किंतु एक प्रकार के बीज से अच्छा और खराब फल विकसित होना,
ये हमारे पोषण और वातावरण पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार व्यक्तित्व विकास और व्यवहार की में प्रकृति और पोषण अर्थात वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों ही का समान महत्व होता है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर, निम्न में से कौन से पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलिनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो वो होता है सामाजिक संचरण। 1 नंबर राइट हो जाएगा, 1 नंबर राइट हो जाएगा। बौद्धिक विकास में अनुभव, संतुलिनीकरण ये होता है, बाकी सामाजिक संचरण ये निर्धारक तत्व नहीं होता है। पियाजे ने व्यक्त किया है कि विकास बहुत बड़े अंशों में बालक के वातावरण के साथ सक्रिय प्रतिक्रिया एवं प्रस्तन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी रचना अधिक उपयुक्त है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसमें क्या राइट होगा? तो इसमें राइट हो जाएगा सहकारी अधिगम तथा सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण विधि सरल एवं रोचक होनी चाहिए, ये बात है सबसे पहले तो। और शिक्षण का संबंध दैनिक जीवन और मूर्त वस्तुओं से होना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष वस्तुएं होनी चाहिए। और मौखिक शिक्षण विधि का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। बालक स्वयं करके सीखे, इस प्रकार की एक्टिविटी गतिविधियां होनी चाहिए और बालकों को स्वयं करके सीखने का अधिक मौका देना चाहिए। ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पिछड़े बालकों को यदि सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए तो वे पिछड़ जाएंगी। कहने का तात्पर्य है कि समान बच्चों को इस प्रकार शिक्षा दी जाती है, अन्यथा उनमें सामान्य और पिछड़े बालकों में परिवर्तन हो जाता है। तो अपने समान बालकों के स्वयं में अधिक शिक्षा का अनुभव किया जा सकता है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने के लिए योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर प्रश्न के अंदर क्या होगा? प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, इनमें से कोई नहीं। तो समस्या के अर्थ को जानने के लिए योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता क्या होती है? ये होती है सृजनशील बालकों की। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, सृजनशील बालकों की। ठीक है। तात्कालिक स्थिति में अगर देखें, स्थिति पर अगर बात करें तो मौलिकता युक्त सोच के कारण वे नवीन आविष्कार करने योग्य होते हैं। समस्या की अगर पुनः व्याख्या, ये बालक की समस्या की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लकीर के फ़कीर नहीं होते हैं। सामंजस्य की अगर बात करें तो ये बालक असामान्य किंतु प्रासंगिक विचारों एवं तथ्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने पर्स को कोर्ट पर फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कमरे से बाहर जाओ और कोर्ट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोर्ट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोर्ट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण किससे संबंधित है भाई? श्रृंखला अधिगम का है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का है, या प्रत्यय अधिगम का है, या सभी? तो कहने का तात्पर्य है कि लड़की कॉलेज से आती है, वो
परस्पर कोट को फेंक देती है। लड़की की माँ उससे कहती है कि कमरे से बाहर जाओ, कोट को खूंटी पर टाँको। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रख कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो ये उदाहरण श्रृंखला अधिगम का है। 1 नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर राइट हो जाएगा। श्रृंखला अधिगम का ये उदाहरण है। श्रृंखलागत अधिगम सिद्धांत का मुख्य तत्व है वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्वनीकरण से है। ये सिद्धांत अभ्यास और पुनरावृत्ति को महत्व देता है। कहने का मतलब है कोई भी क्रिया का बार बार अभ्यास करते हैं तो पुनरावृत्ति को महत्व देता है। कहने का मतलब है किसी चीज़ को बार बार अभ्यास करने पर उस क्रिया को करने की आदत डल जाती है। माता पिता शिक्षक इस सिद्धांत की सहायता से बालकों को वांछित व्यवहार का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, भाई अभिप्रेरणा में समावित किया जा सकता है प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिमाण का ज्ञान। तो भाई अभिप्रेरणा में शामिल किया जा सकता है उपयुक्त सभी तो भाई अभिप्रेरणा में प्रशंसा, दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार, दंड, परिमाण का ज्ञान। तो इसमें ये सभी होगा। 5 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, इसमें कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या तो कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, या अच्छे ग्रेड या मान के लिए कार्य करना, या प्रशंसा की प्राप्ति के लिए काम करना, पुरस्कार, दंड आदि सभी यानी गतिविधियों की से प्रेरित होकर ये कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 9वां क्वेश्चन, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को खा जाता है। कहने का तात्पर्य है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष सामने अनुभव को देखकर, उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम और आकस्मिक अधिगम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। 1 नंबर राइट हो जाएगा। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना नहीं कि प्रत्येक अनुभव के द्वारा को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बांडुरा और वाल्टर ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में व्यक्तित्व विकास में सामाजिक अधिगम को महत्व दिया है। बांडुरा और वाल्टर ने एकरूपता व्यक्ति की वह प्रवृत्ति है जिसके कारण वह जीवित या सांकेतिक मॉडलों द्वारा व्यक्ति के किए जाने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं, अभिव्यक्तियों, संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते हुए बांडुरा के अनुसार एकरूपता सामाजिक अधिगम में 3 प्रकार की सहायता करती है। सामाजिक अधिगम में व्यक्ति दूसरे के सहयोग और इच्छा पूर्ति द्वारा स्वयं की इच्छा पूर्ति एवं आवश्यकताओं पूर्ण करता है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना या बनना, अशांति, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा, विकार, अभिप्रेरणा का भाव। तो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण होता है अवधान संबंधी बाधा, विकार। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अवधान संबंधी बाधा, विकार, ये अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों के प्रक्रमण संबंधी संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने, समय, दिशा को कम समझ संबंधी कमी पाई जाती है। यानी सूचनाओं को याद करने, समय, दिशा, इनका ज्ञान कम होता है। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षण क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। जो विद्यार्थी अपना ध्यान स्थिर नहीं रखते हैं वह पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। तो ये अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, अवधान संबंधी विकार। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक होता है संचार के साधन, वयस्क समूह, अध्यापक और परिपक्वता एवं आयु।
तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है वो होता है ऑप्शन नंबर 4, परिपक्वता एवं आयु। ये अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक होते हैं। इसमें मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, वातावरण संबंधी कारक होते हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक में कारक की अगर बात करें तो ये एक आंतरिक शक्ति होती है जो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए बाध्य करती है। जो कार्य आंतरिक प्रेरणा से किया जाता है उसमें अधिक उत्साह, सक्रियता देखने को मिलती है। कहने का मतलब है जो व्यक्ति स्वयं कार्य करता है प्रेरणा से, उसमें व्यक्ति उत्साह और सक्रियता देखने को मिलती है। कहने का मतलब अपने आप में एक्टिव दिखाई देता है। शिक्षक बालकों को प्रशंसा, प्रोत्साहन, पुरस्कार आदि के द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसमें बच्चों के या बालकों के रुचि, रुझान, विषय के प्रति रुझान होता है। शारीरिक विकास की बात करें, संपूर्ण ज्ञान का आधार प्रत्यक्षीकरण जो संवेदनाओं पर आधारित होता है। जैसे आँख खराब होने से आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता है, कान खराब होने पर सुनाई नहीं दिया जाता है, तो ये पढ़ने में दिक्कत आता है, ये अधिगम में समस्या आती है। एक होता है वातावरण संबंधी। वातावरण संबंधी कार्य में क्या है, सीखने की दृष्टि पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विद्यालय वातावरण तथा कक्षा का वातावरण प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 12वां प्रश्न, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतर, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतर, शून्य प्रशिक्षण अंतर। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें राइट हो जाएगा शून्य प्रशिक्षण अंतर। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, शून्य प्रशिक्षण अंतर। सीखने की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया होती है। एक परिस्थिति में सीखा कार्य दूसरी परिस्थिति में सहायक होता है तथा इस प्रकार एक अनुभव से दूसरा अनुभव होता है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। कहने का मतलब ये है कि एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार की अगर बात करें तो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य स्थानांतर, ये 3 प्रकार होते हैं। जब एक परिस्थिति में अथवा एक विषय में सीखे ज्ञान को किसी नवीन परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता प्रदान करता है तो वो सकारात्मक होता है। नकारात्मक वो होता है जिसमें एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। कहना नकारात्मक यानी बाधा उत्पन्न करता है। एक कार्य पहले सीखा हुआ है दूसरे कार्य में हाथ डालना तो वो बाधा उत्पन्न करता है। शून्य स्थानांतर में क्या होता है कि वह कार्य न तो बाधा उत्पन्न करता है और न सहायता करता है, तो ये होता है शून्य स्थानांतर। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 13वां नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। स्वस्थ एवं अस्पृश्य बच्चों की अपेक्षा प्राय कमजोर तथा बीमार बच्चे संवेगात्मक रूप से अधिक संतुलित, असंतुलित एवं असमायोजित पाए जाते हैं। अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया को सकारात्मक, नकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षक के अपने मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर का बहुत बड़ा योगदान है। कहने का मतलब है शिक्षा के अंदर सकारात्मक, नकारात्मक गतिविधियों को दिशा की ओर बढ़ाने का ये सबसे बड़ा रोल शिक्षक का होता है। ये उसके मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन पर पड़ता है। 14 प्रश्न है, फ्रायड, पियाजे अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित की है। शेष अवस्था में अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्था में सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन।
3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, सृजनात्मकता। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सृजनात्मकता। 16% रुचि के बारे में सत्य नहीं है। रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियां समय के अनुसार बदलती है। रुचियां योग्यताओं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियां व्यवहार एवं आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा रुचियां व्यवहार, आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो इसमें रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होते हैं। कहने का तात्पर्य है रुचियां जन्मजात और अर्जित भी की जाती है। ये समय के अनुसार बदलती भी हैं तथा इनकी योग्यताओं से कोई तालमेल या अर्थात कोई संबंध नहीं होता है। बाल्यावस्था में बालक दूसरों में रुचि व जिज्ञासा देखने लगता है। 15 वर्ष की आयु के बाद बालक की रुचियाँ में स्थिरता आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न। तो आज का हमारा यही अंतिम प्रश्न था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत। और अगले वीडियो के लिए प्रतीक्षा में रहें। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और अगले वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।